विसरल डिस्टर्बेंस मिलते हैं, इतने अजीब से कि पेशेंट को मालूम है एबनॉर्मल माउथ में टेस्ट फील होगा, उसे पता नहीं, उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके माउथ में कहूं आलू पराठा किसी का भी अच्छी चीज का टेस्ट आ रहा है। स्मेल हेलुसिनेशन, जैसे उसे कुछ गुलाब कोई भी खुशबू आ रही है। अब मैं तो कोई वो एग्जांपल ले रहा हूँ आलू पराठा गुलाब, भैया पेशेंट को एबनॉर्मल माउथ में टेस्ट आ रहा है, एबनॉर्मल उसको लगेगा अरे खुशबू आ रही है कुछ भी। और एक सबसे बड़ी चीज मालूम क्या करेगा, लिप स्मैकिंग। ऐसे देखा है खाना खाते टाइम अपन टंग बाहर निकाल के जो लिप्स पे घुमाते हैं, अपन फूड्स को नहीं बोलते अरे तुम्हारा ये मतलब एकदम खाना देख के बड़ा लिप एकदम बोलते ना लिप स्मैकिंग फूड है क्या, कि एकदम जुबान बाहर आ गई। उसी को ऐसे पेशेंट लोग आपके बार बार जब इनको अटैक पड़ेगा ना, ये अटैक्स के साइन है, ठीक है। जब पेशेंट को जब कैसा सीजर आ रहा होगा तो उसको एबनॉर्मल टेस्ट फील होगा माउथ में। अब ऐसा नहीं कि ऑल टाइम, जैसे सेंसरी और मोटर ऑल टाइम तो था नहीं ना, जब अटैक के टाइम पे ही होगा। पेशेंट को एबनॉर्मल माउथ में टेस्ट फील होगा, स्मेल सुनवाई देगी अजीब सी, ऐसे टंग बाहर निकालेगा, क्यों? क्योंकि उसको अजीब सा टेस्ट फील हो रहा है। इस वजह से उसको ऐसा लगेगा कि उसका पेट भरा हुआ है, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस दिखेगी, एसिडिटी, चॉकिंग सेंसेशन, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, नोजिया, घबराहट होगी, पेलर होगा, कलरलेस, प्यूपिल डायलेशन यानी आंखें एकदम ऐसे डायलेट कर जाएंगी, प्यूपिल डायलेट हो जाएंगी, आंखें एकदम क्या प्यूपिल्स डायलेट कर जाती है और हार्ट बीट हो जाती है फास्ट, ठीक है। ऐसे सिम्टम्स। अब इसमें कॉन्शियसनेस का बहुत प्यारे सिम्टम्स दिखते हैं। ऐसे पेशेंट में मेमोरी डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा दिखती है टेम्पोरल लोब में। जब ये पेशेंट को सीजर आता है ना, वो अपनी पर्सनैलिटी भूल जाता है, वो भूल जाता है कि मैं कौन हूं। इतना भयंकर होता है कि उसे याद ही नहीं होता कि उस टाइम पे वो कौन है भी, और उससे रियलिटी से कोई वास्तविकता ही नहीं होती कि वो कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है। पूरा डीपर्सनलाइज हो जाता है, डी रियलाइजेशन हो जाता है, एक फ्लैशबैक में चला जाता है। और सही बात है, अगर जो पेशेंट अगर कोई भी पास्ट में जाएगा तो उसे प्रेजेंट का कहाँ ही रहेगा, चाहे आप हो चाहे हम हो। अगर हम जिंदगी भर पढ़ते टाइम भी हर समय सिर्फ पास्ट का ही सोचते रहेंगे, मेरे साथ ये बुरा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो हम प्रेजेंट का हमारे सामने कुछ भी चलता रहे, वो सिर्फ समय निकल रहा है, हमें समझ कुछ नहीं आ रहा। और एक बार जब ये भी प्रेजेंट का समय निकल जाएगा तो आगे जाके ये सोचते रहोगे काश हम उस टाइम पे पढ़ लेते तो हमारे पास मौका था, मगर हम उस टाइम पे पास्ट का सोचते रहे, अब हम फिर सोचते हैं। यानी जब हमारे माइंड में पास्ट की चीजें चलती हैं तो प्रेजेंट में भले समय निकलता है लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आता। यानी डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, फ्लैशबैक्स। इनका मालूम क्या होता है? हेलुसिनेशन मतलब पेशेंट को आभास, जैसे आपको कुछ लग रहा है कि कुछ यहाँ पर है, आवाजें आ रही हैं, सुनाई दे, मगर कुछ रियलिटी में नहीं है, मगर आभास होना, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन, ठीक है। भ्रम होना। मोटर, और क्या पेशेंट एकदम अपने हाथ पैर को रब करता हुआ, च्युइंग करता हुआ, जैसे माउथ में कुछ खा रहा हो, क्योंकि मैंने बोला तेरा टेस्ट फील होता है, बोलते टाइम फंबल कर रहा है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा वो है कौन, क्या है। डिप्रेशन, फियर, प्लेजर, सैडनेस, ये सब उसको एक तरीके से क्या अटैक्स के साइन है। ये बात रखना, ये सो ऑल टाइम नहीं होते, जब पेशेंट नॉर्मल हो जाता है तो कंप्लीटली नॉर्मल हो जाता है। यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि सर जो टेम्पोरल लोब सीजर थे ना, टेम्पोरल लोब सीजर, वो क्या है कि सिम्टम्स तो नॉर्मल है ये, प्लस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो मुझे देखने को मिली वो फेडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, जो मुझे मोटर और सेंसरी यानी मुझे जो मुझे फ्रंटल और पैराइटल लोब में देखने को नहीं मिली थी, वो मुझे टेम्पोरल में मिली देखने को। क्या सर? कॉन्शियसनेस का फेड होना, ठीक है। अगेन इसमें सब में एक इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ रहे हो, उसमें भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म क्या? जैसे अपन ने पढ़ा था ना टोडिस पैरालिसिस, टोट्स पैरालिसिस, कि पेशेंट ठीक क्या हो जाता है जब उसके सीजर चला जाता है उसके बाद भी एकदम कैसा रह जाता है, पैरालिसिस। ऐसी इसमें होता है, इसमें पेशेंट का सीजर तो चला जाता है मगर उसके बाद भी एकदम पेशेंट कॉन्शियस नहीं होता, उसको कुछ हफ्तों तक या कुछ घंटों तक कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। अटैक चला गया मगर उसे फिर भी प्रॉब्लम क्या है, उसे पता है, ऐसा बोल देगा अच्छा मेरा घर वहां है, लेकिन उसे कुछ आप बोलो चल के चले जाओ वो नहीं जा पाएगा। मेंटल क्लाउडिंग हो जाती है। मेंटल क्लाउडिंग का मतलब तो धुंधलापन एकदम दिमाग में, कि उसे पता तो है कि ये मेरे वो है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। आपको उसे ये याद है कि घर का एड्रेस ये पहुंच नहीं पाएगा, फोन नंबर नहीं बता पाएगा, ये कुछ समय तक उसकी मेंटल क्लाउडिंग बनी रहती है। यानी अकर्स ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस आइदर ड्यूरिंग और आफ्टर द अटैक। ड्यूरिंग तो थी, हम पढ़ चुके, मगर आफ्टर अटैक भी ये इसको बोलते हैं ऑटोमेटिज्म, टेक्स द फॉर्म ऑफ इनवॉलंटरी ऑफ्टन कॉम्प्लिकेटेड मोटर एक्टिविटी, अनकॉन्शियस बिहेवियर, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म किसमें देख रहे, कौन से लोब में देखने को मिला?
ऑटोमेटिक हमें टेम्पोरल लोब में देखने को मिला। लास्ट वन है हमारा ऑसिपिटल लोब। अभी तो सिर्फ हमने फोकल में दो पढ़े थे। फोकल में पहला हमने पढ़ा था ऑन द बेस ऑफ सीवियरिटी, दूसरा हमने पढ़ा था ऑन द बेस ऑफ लोब। लोब में 3 लोब पढ़ लिए, चौथा लोब हमारा चल रहा है और 4 ही लोब होते हैं। ऑसिपिटल लोब का बहुत अनकॉमन होता है। इसमें एक बार अगेन याद कर लो, सब में याद करें ना, पहले में मोटर, दूसरे में सेंसरी, तीसरे में हिप्पोकैम्पस, तो इसमें याद कर लो विजुअल। यानी इसमें जो भी पेशेंट को फील होता है वो आंखों वाली प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है, बहुत रेयर होता है। टिपिकली देयर इज एन एलिमेंट्री विजुअल हेलुसिनेशन, उसको अजीब सा कुछ दिखाई देते हैं। अब ऐसा होता है ना, लोग भूत भूत दिख रहे हैं और अजीब से कुछ भी दिख रहे हैं, फ्लैश, ऐसा उसको लग रहा है फ्लैश लाइट जल रही है, कुछ आंखों के सामने आ रहा है, कोई लाइट जल रही है, बहुत तेज आंखें बंद कर लेगा जैसे कोई एकदम रोशनी आ रही हो, कोई लाइनें दिख रही हो, लाइन चलती हुई दिख रही हो, इस तरीके से। तो ये भी क्या है, एक ऑसिपिटल लोब सीजर के साइन आपके हो सकते हैं, ठीक है, टोरस क्लोनस सीजर। अब जो हमने ये अभी जो पहला वाला सीजर पढ़ा, डेट इज कौन सा, पार्शियल या फोकल सीजर, ये आता कैसे है, ये 2 फेज में आता है। किसी पेशेंट को आता है तो 2 फेज में आता है। अपन पढ़ चुके इसमें तब से स्टार्टिंग से यही तो पढ़ रहा है, टोरस क्लोनस। थर्ड वाला हमने पढ़ा था ना, हमने इसकी सीबीआरटी पढ़ी थी, अगर याद है तो मैंने आपको क्या सीबीआरटी के बेस पे सिंपल था, जो थर्ड वन था ये यही तो खतरनाक होता है, जो हम बोलते हैं, हम अपने आप को समझते हैं कि अच्छा इसकी पहचान ये किस तरीके से आता है, ये इस तरीके से आता है। 2 फेज थे इसमें, टोनस और क्लोनस। सबसे पहले आता है टोनिक फेज, वो चलता है 10 सेकंड। फिर आता है क्लोनिक फेज, वो चलता है 1 से 2 मिनट तक, ठीक है। टोनिक फेज में क्या, आईज एकदम ओपन हो जाएंगे। आप खुद इमेजिन करके देखो, जो इसमें बोलता जा रहा है वो खुद पे करो तो याद हो जाएगा। स्टार्टिंग में क्या, आई ओपन हो जाएंगे, एल्बो फ्लेक्स, ऊपर चढ़ा लो एल्बो, आईब्रो ऊपर चढ़ा लो, आर्म्स को प्रोनेटेड कर लो। ऐसे लोग देखेंगे ना, देखो फटाफट 1 सेकंड में खत्म करते हैं ऐसे। आंखें ओपन हो जाएंगी, एल्बो चढ़ जाएंगी, आर्म्स कैसे, हाथ कैसे उल्टे हो जाते हैं ना, पीछे की तरफ हो जाते हैं अपने आप, तो आर्म्स प्रोनेटेड हो जाएगा। लेग, हाथ पैर सीधे हो जाते हैं तो लेग्स एक्सटेंड हो जाएंगे। टीथ क्लेंच यानी दांतों को दबा लेता है। ये फेज बहुत खतरनाक होता है भैया, क्यों, अगर ये दांतों को दबाते टाइम उसकी टंग अगर इसके बीच में आ गई, जीभ बीच में आ गई, तो वो कट भी सकती है, अगर बहुत खतरनाक सीजर रहा तो। ये सबसे खतरनाक होता है क्लिंच टीथ, ठीक है। प्यूपिल्स डायलेट हो जाएंगी। साइनोसिस यानी स्किन थोड़ी ब्लूइश कलर की होने लग जाती है। बॉवल ब्लैडर डिस्फंक्शन हो सकता है इस समय पे, यानी पेशेंट का यूरिनेशन या फीकल मैटर डिस्चार्ज हो सकता है इस टाइम पीरियड पर, ठीक है। मे बी लॉस्ट एट एंड ऑफ दिस फेज। फिर इसके बाद 10 सेकंड बाद क्लोनस फेज आता है। इसमें क्या होता है, वायलेंट जनरलाइज्ड शेकिंग, खतरनाक हाथ पैर हिलते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रोलिंग आई क्वाइस, आगे पीछे होना। और टंग इस फेज में वो खा सकता है, क्योंकि इस फेज में तो उसने दबा लिया था, मगर इसमें इतना खतरनाक शेकिंग है कि बार बार दांतों को देखो, दबाने से दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज आप दबा लोगे ना टंग को तो नहीं कटेगी, मगर दबाने के बाद उसको बार बार ऊपर नीचे करो, दबाते जाओ, चाकू को एक रखो नहीं कटेगा, मगर इसको हिलाओ नाइफ को तो चीजें कटती हैं। उसी तरीके से ये होता है। तो दूसरे वाले फेज में अगर फंस गई टंग, फिर वो जब वो उसको शेक करेगा तो वो टंग कट जाती है, टैकीकार्डिया और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती है, ठीक है। ये था हमारा फोकल। अब इसके बाद आता है जनरलाइज्ड। जनरलाइज्ड में देखो, अब सिंपल है, जनरलाइज्ड में मतलब क्या, पूरे ब्रेन का। अब इसके अंदर 5 अपन डिफरेंट टाइप्स के पढ़ेंगे, 5 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जनरल अटैक्स आर अराइज फ्रॉम, कहां से अराइज होते हैं, पूरे सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर, यानी पूरे ब्रेन से, और इन्वॉल्व बोथ हेमिस्फीयर, तभी तो से आप जनरलाइज या डिफ्यूज कर रहे हो, दोनों हेमिस्फीयर इन्वॉल्वमेंट होंगे। इसमें कॉन्शियसनेस इंपेयर्ड हो भी सकता है और नहीं भी, मोटर भी इंपेयर्ड हो सकता है और नहीं भी, मगर ये बाइलेटरल होता है, क्यों, क्योंकि तभी तो पूरा ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होगा, यूनिलेटरल तो होगा नहीं। 5 डिफरेंट टाइप्स में, 5 नहीं आप 6 पढ़ोगे डिफरेंट टाइप्स, 6 याद करने हैं, नाम याद करते चलो। पहला, अगर इसमें यानी ये डिफरेंट टाइप्स के सीजर्स होते हैं। एक एब्सेंसिस सीजर आता है, इसमें क्या होता है, ये इतना नॉर्मल है, इतना नॉर्मल कि आप पेशेंट को पहचान ही नहीं पाओगे। आपको मालूम क्या करता है पेशेंट, अपनी आंखें ब्लिंक ही नहीं करेगा पेशेंट, और ये जनरली बच्चों को आता है, वो आपको से घूर के देखेगा। आप अपने ऐसे बच्चे देखेंगे, बोलेंगे यार क्या है, बच्चा बहुत गुस्सा करता है, आपका पलक जरा झपकाता ही नहीं है, एकदम घूर के देखता है, तो वो ये भी सीजर का साइन है। आप देख रहे हो कितना कॉमन साइन है। इसमें पेशेंट ब्लिंक बहुत कम करता है, एकदम ऐसा लगेगा जैसे आपको घूर के देख रहा हो, ठीक है, ऐसे जैसे स्टॉक कर रहा है, स्टेयर्स कर रहा हो ना, घूरना। ये जनरली 5 से 15 सेकंड के लिए ही होता है। आप पहचान पाओगे क्या इतने कम समय में? आपको लगेगा अरे बच्चा मेरे को क्यों घूर के देख रहा है 15 सेकंड तक,
और फिर वो नॉर्मल हो गया, अरे वैसे ही देख रहा होगा, आपको पता नहीं है ये क्यों देख रहा था। और ये एक दिन में जनरली बहुत बार आता है, क्योंकि बहुत कम समय के लिए होता है तो बहुत बार आ भी जाता है, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से इंड्यूस्ड जनरली हो जाता है। हाइपर वेंटिलेशन आप लोग समझते ही हो, ठीक है। मायोक्लोनस, मायोक्लोनस का क्या होता है दूसरा टाइप, ये कैसा जर्क होता है, ये जनरली ये वाला बच्चों में था कॉमनली चाइल्ड, ये भी जनरली बच्चों में होता है। मायोक्लोनस जनरली जस्ट आफ्टर प्यूबर्टी आता है, इसलिए इसका एक नाम और होता है बिनाइन जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, यानी 2 नंबर में अगेन क्वेश्चन बन गया जेएमई। हाँ आइस मैंने बोला ना, मैं ब्लिंक कर सकता है, लेकिन पेशेंट आपको स्टेयर्स वैकेंटली एकदम ऐसे देखा जैसे कोई चीज घूर रहा हो, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं, मतलब मैं ब्लिंक कर सकता है लेकिन आपको ऐसा फील होगा जैसे आपको घूर रहा हो बच्चा, जैसे आपको घूर के देख रहा हो। मैं ब्लिंक, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ब्लिंक कर सकता है, ऐसा नहीं कि ब्लिंक नहीं, ब्लिंक करेगा नहीं, मैं ब्लिंक, मगर आपको ऐसा फील होगा जैसे आपको घूर के देख रहा है, ठीक है। सडन इनवॉलेंट्री हमें समझ आ जाएगा ना, अगर हमें कोई घूर के देख रहा हो, भले उसकी तरफ झपके, लेकिन हम समझ लाएंगे ना कि मुझे एकदम ऐसे क्यों देख रहा है स्टीयर करके। तो सडन इनवॉलेंट्री जर्किंग ऑफ फेशियल मायोक्लोनस में कि हमने क्या बोला था, इसका नाम क्या बोल सकते हैं, बिनाइन जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, यानी जेएम, यानी 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट आफ्टर प्यूबर्टी देखने को मिलता है। क्या सिम्टम दिखते हैं, सडन इनवॉलेंट्री जर्किंग ऑफ फेशियल लिम्बो ट्रंक मसल, यानी और सबसे बड़ी चीज रिदम में देखते हैं, पहले फेस पे दिखेगा, फिर हाथ पैरों में, फिर पूरे ट्रंक पे देखने को मिलता है। इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट, ये बहुत कॉमन है, आप में से कभी थोड़ा बहुत एकदम ऐसा लगता है जैसे एकदम जर्क लगा, भयंकर खतरनाक, मगर हमें तो वो नॉर्मल लगता है, लेकिन इनका एक रिदम में चलता है, थोड़े पहले फेस में आएगा, फिर हाथ पैरों में, फिर पूरे ट्रंक में आता है। ये जनरली प्यूबर्टी के बाद देखने को मिलता है, फिर ठीक हो जाता है कुछ समय बाद, ठीक है। एक टोनिक होता है, नाम से सोचो, मायोटोनिक यानी मसल मायोक्लोनिक, यानी मसल्स में टोन बढ़ गई, मसल्स ही तो इन्वॉल्व हुई, फेशियल की, लिम्ब की और मसल की, नाम में ही है टोनिक, टोन बढ़ना, टोन बढ़ना। तो इसमें क्या है, सडन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें और क्लोनस में बस एक ही अंतर होता है, टोनिक और क्लोनिक इस वाले में, कि इसमें मसल अगर इस एक बार पेशेंट को आ गया ना, तो एकदम मसल एकदम इतनी खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन, एकदम पेशेंट को खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन आएगा, और अगर वो 1 मिनट का है ना, तो उस पेशेंट में पेशेंट कॉन्ट्रैक्शन करे ही रहेगा 1 मिनट तक। पेशेंट अगर 1 मिनट तक का है, तो 2 मिनट तक का है तो पेशेंट कॉन्ट्रैक्शन करे ही रहेगा। मगर क्रोनिक में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर रिलैक्स हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्स। तो बीच में अगर रिलैक्सेशन का गैप आए तो उसे क्रोनिक बोल देते हैं, और अगर रिलैक्सेशन का गैप नहीं आए तो उसे टॉनिक बोल देते हैं, ठीक है। सडन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड विद इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जाएगा। वरना आप बोलोगे सर मायोक्लोनस और टोनस में फिर इतना अंतर कहां रहा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो दोनों में ही हो रहा है ना, लेकिन उसमें रिदमिक वे में होता है, उसमें जर्की मूवमेंट आते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जर्की मूवमेंट और कॉन्ट्रैक्शन में अंतर होता है। जर्की मूवमेंट इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से कंप्लीटली ना, कॉन्ट्रैक्शन यानी एक स्टेट में रह जाना, एकदम पूरी अकड़ गई भयंकर, ठीक है। तो क्या, सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन अल्टरनेटिंग विद रिलैक्सेशन, ये क्लोनस की डेफिनेशन है। और इसमें क्या थी, लेकिन दोनों में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आपका जाता है, ठीक है, मगर इसमें कोई रिलैक्सेशन पीरियड नहीं मिलता, मगर इसमें आपके रिलैक्सेशन पीरियड मिलता है। यही टोनिक और कोनिक में डिफरेंस है, बाकी दोनों सिमिलर है। अब इन दोनों का सम कर दो तो सर क्या बन गया, सर टोनिक क्लोनिक बन गया। और क्या, अगर पेशेंट में दोनों देखने को मिले, यानी क्या कि पेशेंट में कॉन्शियसनेस भी जा रहा है इमीडिएट, प्लस पेशेंट में दोनों के सिम्टम मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन भी कर रहा है, रिलैक्सेशन भी कर रहा है, और कॉन्शियसनेस भी जा रहा है, और पेशेंट गिर भी रहा है, यानी दोनों का मिक्सअप चल रहा है। हम पहचान नहीं पा रहे कि टोनस है कि क्लोनस है, दोनों का कुछ इसके आ रहा है, कुछ इसके आ रहा है, और अजीब सा ही कुछ तीसरा बन रहा है। तो सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी टोनस का मिल गया, है ना, क्योंकि इसमें इमीडिएट तो नहीं जा रहा था, इसमें इमीडिएट जा रहा था एकदम सीधे, तो ये इसका सिम्टम हो गया, इमीडिएट लॉस ऑफ। अब इसका सिम्टम से अल्टरनेटिंग विद रिलैक्सेशन, वो इसका डल जाएगा, तो ये टोनस क्लोनस हो गया कि नहीं हो गया। यानी सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस टॉनिक फेज पे। टॉनिक में क्या मिलेगा, ये टॉनिक वाले का मालूम क्या क्या मिलता है, पेशेंट बिकम रिजिड एंड फॉल, रेस्पिरेटरी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बैक आर्चेस पीछे की तरफ, अपन ने पढ़ा था यूजुअली फॉल्स बैकवर्ड, अगर टोनस आए तो जनरली पेशेंट पीछे गिरता है, और क्लोनस में जनरली आगे की तरफ होता है और गिरता ही नहीं है, ये ध्यान रखो, टोनस में पेशेंट पीछे की तरफ गिर जाता है जनरली। क्लोनिक फेज में क्या, रैपिड मसल जर्किंग, मसल फ्लैसिडिटी, यानी पेशेंट क्योंकि उसमें अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको बताया था,
इसमें रिलैक्सेशन फेज मिलता था, तो इसका रिलैक्सेशन फेज इसमें आ जाता है। यानी पेशेंट को पहले तो क्या हुआ, पहले तो कॉन्ट्रेक्शन में चला गया, फिर सडन एकदम फ्लैसिडिटी में चला जाता है, जैसे कोई ताकत ही नहीं बची हो, पेशेंट मर गया हो, एकदम खत्म, सारी एकदम टोन चली जाती है, एकदम पहले टोन एकदम डेवलप हुई, फिर एकदम चली गई। ठीक है, तो ये अगर, तो इसको बोलते हैं टोनस क्लोनस। ठीक है, इनकॉन्टिनेंस वगैरह तो देखिए, यानी यूरिनेशन, टंग बाइटिंग और ये सब तो आप सब में लिख के आ ही सकते हो। ठीक है, ये टोनिक यानी नाम में है, पूरी टोन चले जाना, पेशेंट ऐसे हो जाता है जैसे एकदम क्या स्ट्रोक हो गया हो, कंप्लीट पैरालिसिस। ये बहुत रेयर होता है। पेशेंट कैन, देखो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपसे जरूर पूछते हैं या वाइवा वगैरह में कि सर ये बात बताओ, अगर टोनिक आ रहा है यानी अगर मसल कॉन्ट्रेक्शन हो रही है तो पेशेंट कहां गिरता है? एकदम मसल पूरी टाइट हो जाए तो पेशेंट गिरता है पीछे। मालूम क्यों गिरता है पीछे? कभी दिमाग लगाया? क्योंकि जब आप कॉन्ट्रेक्शन में जाते हो ना, तो आप अपने आप की मसल कॉन्ट्रेक्शन, यानी अपने आप अगर अभी नॉर्मल खड़े हो जाओ बिल्कुल बिना कुछ समझे, आप आगे की तरफ ही गिरोगे, क्योंकि ग्रेविटी आपको आगे खींचेगी, क्योंकि आपका फेस, आपका टमी, स्टमक वगैरह और आपके जितने भी बॉडी स्ट्रक्चर है वो सब आगे की तरफ बढ़े हुए हैं, तो आप आगे की तरफ गिरते हो, मगर आपको मसल्स आपकी पीछे पकड़ के खींच के रखी हुई हैं, इसलिए आप बचे हुए हो, वरना तो आप गिरी पड़ो आगे, नेक आपकी फ्लेक्शन में चली जाए अगर आपकी एक्सटेंशन पकड़ के ना रखे ऑल टाइम। तो यही होता है, जब मसल ओवर कॉन्ट्रेक्शन कर जाती है, यानी जो पीछे वाली मसल से बहुत ज्यादा खींच लेती है, तो पेशेंट पीछे गिर जाता है। बच्चों जैसे देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो, ये मैं हूं, ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ा सा एकदम वो चली गई है, विजुअल नहीं है इसलिए, अब मेरी नेक पकड़ के रखा हूं, वरना अगर अगर मैं पेशेंट ये मेरी नेक छोड़ दे पीछे मसल, तो मैं आगे चला जाऊंगा, और मेरी मसल पीछे ज्यादा खींच ले तो मैं इस तरीके से पीछे हो जाऊंगा, बस पूरी मसल्स अगर मुझे पीछे खींच ले तो मैं पीछे गिर जाऊंगा, और सारी मसल्स कॉन्ट्रेक्शन छोड़ दे, रिलैक्स हो जाए तो मैं आगे गिर जाऊंगा। समझने वाली चीज ये है ना, याद रखना है, ठीक है, इसलिए याद बना रहेगा, मैंने समझा दिया अच्छे से। तो इसमें पेशेंट आगे गिरता है, ठीक है, और ये बच्चों में देता है। थर्ड वन, आखिरी वन है अनक्लासिफाइड, पता नहीं है क्यों हो रहा है, ये जनरली बच्चों में देखने को मिलता है, देखो बच्चों में खुद नहीं बता पाते उन्हें क्या सिम्टम आ रहे हैं, इसलिए इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होती है, इस वजह से हमने इसे अनक्लासिफाइड में रखा। क्यों रखा? क्योंकि एक तो हमारे पास प्रॉपर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बच्चे बता नहीं पाते, और दूसरी चीज इस सिम्टम्स ना वो क्या बोलते हैं फोकल के अंदर आ रहे हैं और ना वो उसके अंदर आ रहे हैं, तो कहाँ रखें? तो फिर इसे अनक्लासिफाइड में रखना पड़ा। अगर बच्चे नहीं होते तो एक बार हम जानकारी पूछते भी तो हमें पता चलता। इसमें 3 क्लासिफिकेशन है। पहला इडियोपैथिक, इडियोपैथिक का मतलब होता है अननोन कोज, अननोन, हमें नहीं पता, ठीक है, ये जनरली एज रिलेटेड होता है, और देखो एक बात रखो, जो हमें नहीं पता क्यों होता है उसका 99% हम जेनेटिक रीजन मान लेते हैं, ठीक है, मैं हर बार बताता हूं। दूसरा होता है सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक क्या होता है कि एक नॉन कॉज है और एक अंडरलाइन डिसऑर्डर, कोई सीएनएस में कोई भयंकर डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से देखने को मिलता है। ये बच्चों में है इसलिए इनके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, सिर्फ इतना इतना याद करना। थर्ड वन इनमें होता है क्रिप्टोजेनिक, अनक्लासिफाइड के अंदर थर्ड वन क्रिप्टोजेनिक, इसमें कोई हमें पता है मगर कोई एक हिडन है, हमें पता नहीं कौन सी है, मतलब हमें क्या हिडन कोर्स है, कोई है तो मगर हम समझ नहीं पा रहे कौन सी है। इसमें तो हमें एडियोपैथिक में तो पता ही नहीं था कि कौन सी, इसमें क्या है हमें ये तो समझ आ रहा है कि कोई है, डिसऑर्डर है, मगर हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, ठीक है, उसको हमने रखा क्रिप्टोजेनिक में। क्या क्या कॉज हो सकते हैं इन सबके पेशेंट में? वो क्या क्या पेशेंट में, बच्चों में जनरली हाई फीवर की वजह से भी सीजर आने लग जाते हैं, या कोई कुछ ऐसे ड्रग खा रहे हो या अल्कोहल का विड्रॉ करते हैं तो मिलते हैं सीजर, या फिर कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो गया हो, और बाकी हमने बताया सीएनएस में इंफेक्शन है, ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन, स्ट्रोक, प्रेगनेंसी, डायबिटीज, ये भी कंडीशन, ये सारे कॉजेस है इसके, ठीक है, कि आपको सीजर्स क्यों आ सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाला हूं आपको, ये अच्छे से समझना। देखो क्या होता है जनरली, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या होता है, ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन 1 और न्यूरॉन 2, न्यूरॉन 1 और 2, इनके बीच में जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है ना, वो एक स्पीड से होती है, मैंने बताया ना एक स्पीड मेंटेन होती है। अब इसमें क्या होता है सर, बोले कि ये 1 है और ये 2 है, अब इनके बीच में अगर एक इन्फॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है तो इसकी स्पीड है। अब इसमें हम क्या बोल रहे थे सर कि वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रही थी, बहुत ज्यादा ही तेज होने लग गई थी, और एबनॉर्मली पता नहीं क्यों, बहुत सारे हमने रीजन भी देखे और बहुत सारा का रीजन हमें नहीं पता था। अब सर क्या देखो दिक्कत क्या होती है, ठीक है हम समझ रहे हैं कि एबनॉर्मल स्पीड डेवलप हो जाती है, मगर उसका रीजन क्या हो सकता है सर? कुछ तो रीजन होगा ना एबनॉर्मल। ऐसा होता है कि कोई भी चीज है, देखो
अगर इसकी हमारे बॉडी में इसकी स्पीड रेगुलेट कंट्रोल करने के लिए इन्फॉर्मेशन ओवर इन्फॉर्मेशन ना जाए कंट्रोल, उसके लिए हमें मालूम है ना रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसे दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं। एक न्यूरॉन होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को ट्रेवल करवाते हैं और एक न्यूरॉन ऐसे होते हैं कि ओवर इन्फॉर्मेशन ना जाए तो उन्हें रोकते हैं। यानी क्या, एक होते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी तो आप सब जानते हो, क्योंकि ये अगर एक इंफॉर्मेशन से दूसरा कौन लेके जाता है, एक्साइटेटरी तो लेके जाता है। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी वाले खत्म हो जाए तो आप मसल का कॉन्ट्रैक्शन कर पाओगे नहीं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा ना हो जाए उसको कंट्रोल करने का काम होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का। ये क्या, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे बॉडी में हर चीज बैलेंस में होती है, बैलेंस में, कि जितने अमाउंट में एक्साइटेटरी है उतने ही अमाउंट में इनहिबिटरी भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्साइटेशन तो हो जाएगा, उसे रोकेगा कौन? नहीं तो ओवर एक्साइटेशन हो जाएगा, तो उसका रोकने का काम होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? दे इनहिबिट्स इफेक्ट ऑन द न्यूरॉन, यानी ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है उसको कम करते हैं, है ना, और एक्साइटेटरी वाले बढ़ाते हैं। अब यही है कि या दो काम हो सकता है सर, क्या, या तो एक्साइटेटरी वाले न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सर ये स्पीड तेज हो सकते हैं, या जो इनहिबिटरी वाले थे जिन्हें कम करना है वो ही कम हो जाए। अब ये कम वाले ही अगर कम हो गए तो उसके रिस्पेक्ट में ऑटो में अब इन्हें रोकेगा कौन? तो अब जो स्पीड हो रही थी अगर ब्रेक ही फेल हो जाए तो स्पीड तो अपने आप ही बढ़ जाएगी, वरना स्पीड कंट्रोल कौन करेगा? यही मेन रीजन होता है। मेन सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना ये कम हो जाते हैं। एक्साइटेटरी वाला बढ़ने वाला वो मिनिमम टू मिनिमम रीजन होता है, वो बहुत ही कम रीजन होता है। अगर एक्साइटेटरी वाले थोड़े बहुत बढ़ भी जाते हैं ना तो इनहिबिट वाले उन्हें कम कर भी देते हैं। मगर अगर इनहिबिट वाले ही कम हो गए तो भैया भले एक्साइटेटरी वाले ना बढ़े हो लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपने आप ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि एक बार वो चालू तो हो जाएंगे, उन्हें रोकेगा कौन? रोकना भी तो है। तो दिक्कत यही है कि चालू होना ठीक बात है लेकिन हमें रुकना भी है। ठीक है, हम अच्छी बात है कोई काम कर रहे हैं सब कर रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसके बाद हमें रुकना है। ये हमारे लिए बस कोई भी काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, हमारे दिमाग में हर काम करने से पहले एक पॉइंट जरूर होना चाहिए कि हमें एक डिमार्केबल लाइन अपनी जिंदगी में पता होनी चाहिए, इसके आगे तो इसके नीचे तो मुझे नहीं गिरना। मुझे कुछ भी करना है, गुस्सा करना है, लड़ना है, जो कर, इसके नीचे नहीं जाना। उसी तरीके से हमारे न्यूरॉन्स हैं कि काम इसके नीचे हमें रोकना है, वरना इसके चले जाएंगे तो फिर वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। क्या पैथोफिजियोलॉजी हो सकती है? दो पैथोफिजियोलॉजी है अलग अलग। पहली पैथोफिजियोलॉजी मैं पूरी समझा चुका हूँ, पैराऑक्सिमल डिस्चार्ज होता है कॉर्टिकल न्यूरॉन्स का, जिसकी वजह से एबनॉर्मल फायरिंग हो रही थी। मैंने बताया था एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिस्चार्ज हो रहा था, उसकी वजह से क्या होगा? बस एक ही काम होना है, बार बार घुमा फिरा के गावा रिसेप्टर, जो इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं ना वो गावा रिसेप्टर होते हैं। कौन से रिसेप्टर होते हैं? गावा। गावा यानी गामा अमीनो, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, गामा अमीनो बोलते हैं गावा रिसेप्टर, यही कम हो जाते हैं। दोनों केस में यही कम होंगे, दोनों दो पैथोफिजियोलॉजी है, दोनों में आखिरी में कम गावा को ही होना है। ठीक है, तो क्या हो गया कि एबनॉर्मल पैराऑक्सिमल डिस्चार्ज हुआ, ये मैं स्टार्टिंग में डेफिनेशन समझा दी थी, उससे एबनॉर्मल फायरिंग हुई, उसकी वजह से जो एक कंडक्शन की नॉर्मल मेम्ब्रेन थी, जो एक नॉर्मल कंडक्शन करवा रही थी वो टूट गई, और जो रोकने वाली चीजें थी इनहिबिटरी सिनेप्टिक करंट था वो कम हो गया, वो खत्म। इनहिबिटरी सिनेप्टिक, इस वजह से क्या, जो आपके गावा रिसेप्टर है कम हो गए और इस वजह से ओवर एक्साइटेशन हो गया। अब ये दो तरीके से हो सकता है, अगर लोकल हुआ तो फोकल सीजर, अगर ओवरऑल हुआ तो जनरलाइज सीजर। यानी हम दोनों फोकल और पार्शियल और जनरलाइज का अभी हम टाइप पूरा कंप्लीट पढ़ के आए हैं। दूसरा वन होता है डिफिशियंसी हो जाए, वही घुमा फिरा के बाद। इसमें क्या हो रहा था कि पहले न्यूरॉन्स के एबनॉर्मल फायरिंग की वजह से गावा रिसेप्टर कम हो रहे थे, या फिर डायरेक्टली गावा रिसेप्टर ही कम है ना। डायरेक्ट क्या, डिफिशियंसी ऑफ इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर यानी गावा रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर? गावा रिसेप्टर, ये आपके कम हो जाए, या फिर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाए। एक्साइटेटरी में बता चुका हूं, एक्साइटेटरी कौन से होते हैं? ग्लूटामेट, ये एक्साइट करता है, ग्लूटामेट। कौन सा? ग्लूटामेट। ये अगर एबनॉर्मल ज्यादा बढ़ जाए तो हो सकता है, इससे क्या होगा, वही सारी ऊपर चीजें एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी, फिर फाइनली आपको सीजर आने हैं, घुमा फिरा के वही कहानी है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे सब जानते हो आप, ईईजी करो, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, है ना,
पढ़ के आते हो, इससे क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता पड़ जाएगी, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी तो मेजर करते हैं इसमें, तो है ना। न्यूरोलॉजिकल इमेजिंग टेस्ट कराओ, इससे क्या होगी, नर्व का कंडक्शन पता पड़ेगा। एमआरआई एमआरआई और सीटी स्कैन से अब न्यूरॉन्स के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। तो क्या पता चलेगा सर, इससे ये पता चल जाएगा ट्यूमर है, सीएनएस इन्फेक्शन, रीजन क्या है। मगर ईजी और न्यूरोलॉजिकल में आपको प्रॉपर नर्व का कंडक्शन है उसकी स्पीड पता चल जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ईजी और ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट है, और इनसे तो आपकी जैसे ब्लड टेस्ट, इन्फेक्शन, जेनेटिक, ये सब तो क्या सेकेंडरी है। इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ मे बी ट्यूमर रीजन हो सकता है, एपिलेप्सी का मे बी इन्फेक्शन, वो सब तो एमआरआई में ही दिखेंगे ना, ठीक है, एमआरआई सीटी स्कैन में। बाकी अगर प्रॉपर अपन को यही पता करना है कि एपिलेप्सी है कि नहीं, तो ईईजी, न्यूरोलॉजिकल, फिर पीईटी भी करते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, एसपीसीटी। एसपीसीटी याद आ रहा है, सिंगल फोटोन एमिशन, ये मैंने पार्किंसन में पढ़ाया था, स्पेशली पार्किंसन, इसके बारे में आपको पढ़ाया था मैंने, पार्किंसन पढ़ाया था, एसपीसीटी पूरा पढ़ाया था, ठीक है। ये सारे टेस्ट हम करते हैं। ट्रीटमेंट में कुछ नहीं, नाम याद करने हैं ड्रग्स के। क्या मोस्ट पेशेंट आर रिस्पॉन्ड टू एंटी कन्वर्जेंट ही तो ड्रग देने के, तो क्या आ रहा है, फाइनली कन्वर्जन ही तो आ रहे हैं, तो ऐसे ड्रग दो जो कन्वर्जन को कम करें। जनरली कौन से ड्रग होते हैं, ये ड्रग करते क्या है, बोले ये ड्रग सर गावा को इंक्रीज करते हैं, जो गावा कम हो रहा था ना, गावा ही तो कम हो रहा था, उस गावा को बढ़ाते हैं, यानी क्या, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाओ, अगर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बेटा बढ़ जाएगा तो खुद ही रोक देगा एक्टिविटी को, ठीक है। कुछ ड्रग से अगर हमें रीजन नहीं पता है कि क्यों हो रहे हैं, और जनरली हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पता है, रीजन नहीं पता होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पता होता, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। इडियोपैथिक जनरलाइज्ड, अगर हमें रीजन नहीं पता है क्यों आ रहा है, तो सोडियम वैल्पोरेट, रेमोट्रिग्रिन, ये दो ड्रग दिए जाते हैं। और अगर हमें पता है कि कौन से फोकल यानी पर्टिकुलर कौन से लोब की वजह से हो रहा है, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट लोब के लिए डिफरेंट डिफरेंट ड्रग होते हैं। आप यार नाम याद कर सकते हो, नाम याद कर लो, कारामेजिपाइन, फिनोटिन और फेनोबार्बिटॉन। ये सब क्या काम है, इन सबका एक ही काम है कि गाबा रिसेप्टर को इंक्रीज करो, बस। सर्जरी में क्या करोगे, बोले सर्जरी में तो हम यही कर सकते हैं कि जो अगर हमें प्रॉपर रीजन पता पड़ जाए कि किस वजह से हो रहा है, अगर ट्यूमर है तो उसे निकाल दो, इन्फेक्शन है उसे निकाल दो, या फिर बोले कि भैया हमें अगर पता पड़ता है किस लोब की वजह से हो रहा है, और अगर इतनी ज्यादा एपिलेप्सी के पेशेंट की उससे डेथ हो सकती है, तो लोब ही काट के निकाल दो, कहानी खत्म कर दो, ठीक है। तो फिर सर्जिकल तो आप समझ गए एंड स्टेज है, ठीक है। यानी इन सम पेशेंट पर्टिकुलर दोज विद कॉम्प्लेक्स पार्शियल एपिलेप्सी, यानी बहुत खतरनाक वाली है, सीजर्स रिमेन्स ऐसे हैं जो ड्रग से ठीक नहीं हो रहे हैं, तब आप सर्जरी पे जाओगे, क्योंकि सर्जरी भैया हमको पता ही नहीं है, अगर कॉज पता हो तो हम उसकी सर्जरी करते हैं, अगर कॉज नहीं पता तो फिर हमें तो ब्रेन का पार्ट ही अलग काट के निकालना पड़ जाता है, जिसकी वजह से सीजर आ रहे हैं। अगर हमें पता है तो जनरलाइज्ड है, फिर क्या करोगे, तो उसके लिए भी मैं आगे बताता हूँ क्या करेंगे। एक्स्ट्रा टेम्पोरल, यानी अगर टेम्पोरल रोप की वजह से हो रहा है तो एक्स्ट्रा टेम्पोरल कॉर्टिकल डिसेक्शन करते हैं, एक्स्ट्रा टेम्पोरल रोप से कॉर्टिकल डिसेक्शन, टेम्पोरल रोप का कॉर्टिकल डिसेक्शन हम कर देते हैं, उसमें वो होता है ना हिप्पोकैम्पस, वो वाला पार्ट निकाल देते हैं अगर, या फिर एंटीरियर टेम्पोरल लोबेक्टोमी, टेम्पोरल लोब का लोब ही हटा दिया पूरा, हटो, काम ही खत्म। थर्ड वन है कॉर्पस कैलोजन सेक्शन, नॉर्मल मालूम क्या है, ये जनरलाइज्ड वाले के लिए होता है, मालूम कैसे, क्योंकि ये हम जानते हैं दो हेमिस्फीयर होता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर। ये क्या है, हम क्या कर देते कि हम जानते हैं एक हेमिस्फीयर में न्यूरॉन की एक्टिविटी हुई है, दूसरे में पहुंचा देगा, तभी तो ये जनरलाइज्ड होता है। इस तरीके से कंडक्शन, ये बीच के जो कंडक्शन है ना, इसी को रोक दो, ये बीच में जो कंडक्शन है ना, इसको रोक देते हैं, जिससे होता है मालूम क्या, बीच में होता क्या है, कॉर्पस कैलोसल का सेक्शन होता है कि नहीं होता, ब्रेन स्ट्रक्चर पढ़े कॉर्पस कैलोसल सेक्शन, उस कॉर्पस कैलोजल को सेक्शन, उसको काट, कॉर्पस कैलोजल को ही काट के अलग कर देते हैं। ये क्या कर देगा, ये एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में एक्टिविटी को ट्रांसफर नहीं होने देता, तो प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ सीजर एक्टिविटी बिटवीन हेमिस्फीयर। और ये कब यूज करी जाती है, जनरलाइज्ड एटोनिक में। एटोनिक वाला याद आ रहा है एटोनिक में क्या, पेशेंट जनरली कहां गिर रहा था, आगे गिर रहा था, क्यों गिर रहा था, क्योंकि सारी टोन खत्म हो रही थी। हेमिस्फेरेक्टोमी, सोच लो हेमिस्फीयर ही उड़ा दिया, क्या करें, या फिर सिलेक्टिव एमाइगॉड हिप्पोकैम्पोटोमी, जो हिप्पोकैम्पस के अंदर एमाइग्रेट रीजन होता है उसको निकाल दो, ठीक है। या फिर लास्ट वन, मतलब एक तरीके से आप सारी वही टॉमी के नाम याद करने और उन सब में बार बार घुमा फिरा के यही लिखा है कि ब्रेन के पार्ट को ही काट के अलग करना। लास्ट वन होता है वेगल नर्व स्टिमुलेशन। सर ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर जो वेगल नर्व होती है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है गावा रिसेप्टर के लिए, अगर इसको स्टिमुलेट कर देते हैं ना तो इससे गावा रिसेप्टर इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन
अभी बेगलना आप बोलोगे सर इसमें कोई सर्जरी तो हुई नहीं है, तो स्टिमुलेट करना हुआ ना, मगर ये ड्रग से स्टिमुलेट नहीं होती, आपको काटा ब्रेन को काट के मतलब उस बेगल तक पहुंचना पड़ता है, फिर उसको इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करना पड़ता है, इसलिए इसे सर्जरी के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से ये क्या हो गया, ये गाबा रिसेप्टर जब ड्रग के थ्रू नहीं बढ़ेंगे तो इस नर्व को स्टिमुलेट करके बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है।